नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जो पढ़ाई में शुरू से ही ब्रिलियंट रहे हैं। पिता चाहते थे कि वो यूपीएससी फाइट करें, कलेक्टर बने। बहुत मेहनत भी की, आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी भी की, छत्तीसगढ़ काडर मिला और फिलहाल नारायणपुर एसपी हैं पुष्कर शर्मा साहब। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। नमस्कार सर। पटना बिहार में जन्म हुआ था सर। थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएंगे सर, कौन कौन परिवार में है? और पिता इंजीनियर थे जैसा आपकी आपसे बातचीत में हो, माता का भी बहुत ज्यादा इस यूपीएससी फाइट करने के बाद आईपीएस बनने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगे। स्कूलिंग मेरा यूपी में हुआ है, फतेहपुर में। 10th मैंने वहीं से किया है और आईसीएसई बोर्ड से मैंने 10th किया। उसके बाद मैंने कोटा में 12th किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का चॉइस था मेरा और मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया फिर। और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्कूल लाइफ के बारे में सुना है सर, स्कूल में शुरू से ही अगर मैं बात करूं फर्स्ट आते थे सर। पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, लेकिन बचपन में हर किसी का एक स्वभाव रहता है सर। पढ़ाई तो रहती है, बदमाशी करने वाला भी। क्या ऐसी कंप्लेन कभी नहीं रही घर वालों को कि यार आपका बेटा बहुत बदमाश है, स्कूल में पढ़ता लिखता नहीं? पढ़ाई में जो इंटेलिजेंट होते हैं वो भी ये फेस उनके जीवन में जरूर रहता है सर। आपके जीवन में था कि नहीं? ऐसा तो कभी कुछ कंप्लेंट नहीं हो पाया। टीचर्स ऐसा कोई मैंने मौका नहीं दिया कि ऐसा कोई कंप्लेंट मेरे घर पे जाए। तो मोस्टली मेरा एक अच्छा स्कूल में इमेज था, एक स्टूडियस स्टूडेंट का था। तो टीचर्स मेरे को लाइक करते थे काफ़ी कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा है और बदमाशी भी नहीं है। सर 10th में 97% मार्क्स थे आपके। मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे अपर मिडिल क्लास फैमिली हो सर, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो परिवार का ये रहता है पीसीएम लेकर, मैथ्स लेकर आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है। आपने शुरू में यही सपना देखा था सर? हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऑलरेडी था। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए उस टाइम काफ़ी राइट चॉइस था। तो मैंने खुद अपने इच्छा से आईआईटी जेईई का, क्योंकि आईआईटी जेईई काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया और फाइनली क्लियर हुआ। स्कूल लाइफ की बहुत सारी यादें होती हैं सर, क्योंकि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर सब्जेक्ट जब हम लेते हैं तो एक दिशा तय होती है जीवन की, हमको आगे कहाँ जाना है। स्कूल लाइफ की कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहें? स्कूल में मोस्टली हम लोग का ग्रुप था जो जो पढ़ने में अच्छे थे काफ़ी। तो आपस में हम लोग का कंपटीशन भी, हेल्दी कंपटीशन रहता था और हम दूसरों की भी मदद करते थे। जो बच्चे वीक हैं उनको पढ़ने में हम काफ़ी सपोर्ट करते थे और आपस में भी एक दूसरे का नॉलेज हम बढ़ाने के लिए काफ़ी एक दूसरे से ट्राई करते रहते थे। और मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था हमारा। तो मैथ्स के टीचर्स से हमेशा हम नए क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, वो सब हमारा चलता रहता था। बीएचयू से पढ़ना एक सपना होता है सर। आईआईटी बीएचयू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप रहे सर। ग्रेजुएशन जब हम करते हैं तो गुड बॉय वाली छवि जो रहती है थोड़ी सी डाइवर्ट होती है इधर उधर स्कूल, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स अलग रहते हैं, कॉलेज जाने के बाद फ्रेंड सर्कल दूसरा होता है। वहां पर ऐसा कुछ हुआ सर? कॉलेज में आप अलग रहते हो, फैमिली से भी अलग रहते हो ऑब्वियसली। बिल्कुल, मतलब फैमिली का तो कोई कंट्रोल नहीं रहता, बट फिर आप अपना चॉइस खुद करते हो कि आप कैसे हो, किन फ्रेंड्स के साथ रहते हो। ऑब्वियसली हम लोग मस्ती भी करते थे, क्लासेस भी कई बार नहीं गए, बट लेकिन पढ़ाई हमेशा फोकस रहा और उससे कभी नहीं भटके और अपना करियर को अपना प्रायोरिटी देते हुए वहाँ पे भी अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैंने अच्छे से स्टडी किया। घर से बाहर शुरू से ही रहना पड़ा सर पढ़ाई के सिलसिले में। ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां बहुत मिलनी, क्योंकि आईआईटी बीएचयू से पढ़ने के बाद ऑफर्स बहुत सारे रहते हैं सर। ऐसा नहीं लगा मन में कि यार नौकरी कहीं ज्वाइन कर लूं, आगे बढ़ जाऊं? क्योंकि एक अच्छा मैंने ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से किया था, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं थी मेरे को। ये तो था कि जॉब का मेरा हो ही जाना है कभी ना कभी। तो इनिशियली भी ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स थे मेरे पास, बट उस टाइम मेरा यूपीएससी देने का काफ़ी इच्छा था और दोनों चीज़ साथ में मैनेज करना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो बेटर मेरे को चॉइस लगा कि अभी डायरेक्ट जॉब में जाने से अच्छा है कि मैं अपना एक बार प्रिपरेशन कर लूँ, देख लूँ, आजमा लूँ और उसके बाद फिर सोचते हैं। माता पिता के लिए शुरू से गुड बॉय रहे आप सर, तो ग्रेजुएशन से तय हो गया था कि यार अब कुछ नहीं करना है, मुझे तो यूपीएससी ही करना है? हाँ, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जनरली हमारे सभी फ्रेंड्स अपना अपना डिसाइड कर ही लेते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो उस टाइम मेरे लिए अपने लिए बेस्ट चॉइस यही लगा यूपीएससी का एग्जाम देना। तो मैंने सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं सर,
और आज के परिदृश्य में बात करें तो प्राइवेट जॉब्स में शायद इससे बेहतर सैलरी होती है, फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है। मन नहीं किया कभी यार कि जॉब करना चाहिए? सैलरी तो एक हिस्सा है आपके लाइफ का, बट आपका जॉब का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेटिस्फैक्शन मेरे को यहाँ लगा कि जॉब करके आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा किसी हेल्प करके, या एक डायरेक्ट एक चैलेंजिंग जॉब जो रहता है, काफ़ी चीज़ों का मैनेजमेंट आपको एक साथ करना रहता है, तो वो एक्सपीरियंस एक इतने कम एज पे शायद यहीं पे मिल पाता, ऐसा मेरे को लगा। और सैलरी भी सफिशिएंट है तो नेचुरल चॉइस थी। तैयारियां कहाँ से शुरू की सर यूपीएससी की आपने सर? तैयारी मैंने अपना ऑप्शनल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही रखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इनिशियली ट्राई किया कॉलेज में, बट फुल फ्लेजेड तैयारी कॉलेज के बाद ही स्टार्ट हो पाया। एक साल मैं दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, बट फिर मेरे को यही रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए फिर मैंने घर पे रह के ऑनलाइन जितने भी रिसोर्स अवेलेबल थे उनसे सेल्फ स्टडी किया। बहन डॉक्टर हैं, एक बहन साइंटिस्ट हैं सर, एक भाई आपका जो है वो भी इंजीनियर हैं सर। परिवार में आपने ही तय किया था यूपीएससी जाना है कि इनके बारे में भी, मतलब इन्होंने भी कभी सोचा था कि यूपीएससी परिवार में और किसी ने कि यूपीएससी फाइट करना है? परिवार में मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि कोई ना कोई बच्चा तो यूपीएससी करे, तो ऑब्वियसली मेरी सिस्टर भी चाहती थी कि वो भी करें, तो उन्होंने भी क्योंकि जॉब में थे तो उतना समय वो डिवोट नहीं कर पाए, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं करता ही और करके फिर सफल हो। बिहार में और यूपी में ऐसा लगता है, खासतौर से बिहार में सर, यूपीएससी के लिए एक आग है बच्चे के अंदर, हर कोई चाहता है वो यूपीएससी फाइट करे। जन्म बिहार में हुआ था, इसलिए वहां से कुछ इस प्रकार की प्रेरणा, वहां किसी को देखा कभी स्कूल लाइफ में किसी कलेक्टर को या एसपी को, कभी वहां से मन में ये आया था कि ग्रेजुएशन तक तय ही नहीं था कि यूपीएससी करना है सर? नहीं, क्योंकि मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो वो भी, उनको भी इस यूपीएससी से जो हम कलेक्टर या एसपी बनते हैं या फिर आईएएस बनते हैं तो उनका क्या वर्क ऑफ का स्कोप रहता है, वो सब मेरे को धीरे धीरे ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मेरे को पता चल गया उनसे बात करके, तो उससे भी एक व्यू मिला कि नहीं अच्छा। और दूसरा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यूज देख के फिर मुझे भी लगा कि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तैयारी जब हम करते हैं सर दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि तैयारी यहीं ही हो पाएगी, आपको ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे घर जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए? इनिशियली उतना इंटरनेट का सुविधा नहीं था, तो उस टाइम पे कोचिंग मतलब रिसोर्स अवेलेबल उतना फ्रीली अवेलेबल नहीं रहता था, उस टाइम दिल्ली में ही अवेलेबल रहता था। बट धीरे धीरे रिसोर्सेज काफ़ी फ्रीली अवेलेबल हो गए हैं, और रिसोर्सेज से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप जो भी रिसोर्सेज को अच्छे से मल्टीपल बार पढ़ें समझें, तो वो टाइम डिवोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मतलब उसके लिए वहाँ दिल्ली रहना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज के सिचुएशन में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं और सफल हो भी रहे हैं। माता आपकी होम मेकर रही हैं सर, होम मेकर हैं अभी भी, लेकिन आपके आईपीएस सेलेक्ट होने में उनका भी बहुत अहम किरदार रहा है, बहुत अहम रोल रहा है। किस तरह की मदद माताजी से मिली सर? मेरा जैसे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड का है, और यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सोशल इश्यूज के रहते हैं, आर्ट साइड के रहते हैं, तो मेरी मम्मी का ग्रेजुएशन सोशल साइंस और होम साइंस से था, तो काफ़ी सारे उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो काफ़ी इंटरेक्शन में मेरे को मदद किया कि आंसर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं लैक कर रहा हूँ। और उनका जो इंटरेस्ट है, हॉबी है उनका न्यूज़पेपर पढ़ने है काफ़ी, तो उससे भी मेरा डिस्कशन काफ़ी हो जाता था, तो डिस्कशन में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, जिससे कि मेरे को भी फील हुआ कि ये चीज़ मैं यहाँ पिछड़ रहा हूँ और ये चीज़ मेरे को ऐड करना चाहिए अपने आंसर्स में, और मेरा भी एक आउटलुक बढ़ा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद। सर, किसी भी सफलता और असफलता के बीच में एक बहुत पतली सी महीन सी एक रेखा होती है। 2014 से आपने शुरू किया था यूपीएससी देना, 3 बार आप असफल हुए, चौथे अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया। कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं सर असफलता से, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? असफलता तो आती है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और बहुत सारे उसमें से बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और सीट्स बहुत लिमिटेड है। बेसिक ज़रूरी ये है कि हर बार आप जब असफल हो रहे हैं तो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे पीछे छूट रहे हैं, और कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाके आपका उस जहाँ से आपने छोड़ा है उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप वही चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो फिर शायद चांस कम है, लेकिन अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है करने को, इवन आप अगर अपना सारा प्रयास करके एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते तो आप जहाँ भी अगर प्रयासरत रहेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तैयारी किस तरह से यूथ को करनी चाहिए सर? क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ में
यूपीएससी में सेलेक्ट होने के रेशियो बहुत कम है सर, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी सेलेक्ट हो पाते हैं छत्तीसगढ़ की, अगर मैं बात करूं सर। तैयारी बेसिक अपना अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का अच्छा रखना चाहिए। करंट अफेयर्स जो भी है, अपना सोशल इश्यूज हैं, जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो इंडिया के बारे में जितना भी आप बेसिक नॉलेज है, जो करंट इश्यूज है उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जितना क्लियर होगा और जितने बार आप उसी कंटेंट को पढ़ेंगे उतना बेहतर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आंसर्स में और अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज को करते रहेंगे और एंड में आप कुछ आउटपुट नहीं दे पाएंगे तो फिर रिजल्ट गड़बड़ होगा। सर आज के समय में जानकारियां बहुत है आपके पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास। ये अधिकतर अधिकारियों से बात होती है, उनका ये कहना है सर कि बहुत सारे सोर्सेज से अच्छा आप अपना ध्यान एक चीज पर केंद्रित रखें, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर सब में हम अपना अगर ध्यान देंगे तो शायद सक्सेस होना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्या ये ध्यान में रखना चाहिए सर? बिल्कुल। आप कंटेंट इतना सारा है तो आप वही चीज़ 10 जगह से पढ़े, इससे अच्छा वही चीज़ एक जगह से कहीं से सोर्स करके उसको मल्टीपल बार याद करें तो आपकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा हो पाएगा और आप उसको फाइनल एग्जाम में ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट दे पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल जगह करते रहेंगे तो आपको कुछ मेमोरी में रिटेन नहीं होना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट करें और उसके बाद उस पर तैयारी करें। सर अधिकतर अधिकारियों से बात होती है, उनका कहना है 8 सब्जेक्ट ज्यादा फेवरेबल रहता है किसी के लिए, लेकिन आपने अपना जो आपका सब्जेक्ट रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो ऑप्शनल आपने रखा, इसका कुछ खास कारण सर? इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप जो सब्जेक्ट ले उसमें इंटरेस्ट हो तभी आप उसमें असफल होने के बाद भी कुछ प्रयास करें कि कुछ अच्छा करें, आप उससे बोर नहीं होंगे, उसको बार बार पढ़ पाएंगे। तो मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने काफ़ी इंटरेस्ट से, मेरा पहले से भी फिजिक्स में इंटरेस्ट था, जिससे फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट अच्छा रहा, तो वो मैं कैरी कर पाया और क्योंकि मैंने उसको अच्छे से पढ़ाई था तो मैंने उसको यूज़ किया अपने यूपीएससी जर्नी में। सर जब तैयारी हम करते हैं तो उसी समय अधिकतर अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, शादी वहीं हो जाती है, या कोई आईपीएस को पसंद कर लेता है आईएएस, या आईपीएस आईएएस को कर लेता है। ये डॉक्टर वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में तो खैर मैंने बहुत देखा है सर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वाइफ डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर और आईपीएस का कुछ कनेक्शन कुछ ऐसा है क्या कि प्रेफरेंस रहता है कि कोई डॉक्टर ही जॉब? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं रहता। आपका लाइफ पार्टनर, एक तो पहले आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्वियसली आप के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उनका भी जॉब आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, आपका कंपैटिबिलिटी उनके साथ होना चाहिए, तो उस पर्पज से सही है। 2014 में पहली बार यूपीएससी सर निराशा हाथ लगी, 2015 उसमें भी निराशा हाथ लगी, 2016 में भी आप जो करना चाहते थे वहां तक आप नहीं पहुंचे, 2017 फाइनली जब 2018 बैच आपको मिला सर, लगातार असफलता मिल रही थी, मन में ये तो नहीं आ रहा था कि मैं यूपीएससी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कभी कभी ऑब्वियसली आप असफल होते तो आपके मन में आता है, बट उसी टाइम आपको फिर उस थॉट को हटा के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका काम सोचने से तो नहीं होने वाला। तो सिचुएशन इंप्रूव तभी होगा जब आप खुद कुछ अपने काम में इंप्रूवमेंट लाएं, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट भी बेहतर होगा। जब निराशा हाथ लगती है तो सर उसका कारण भी समझ में आता है, पर ये आपका हर बार निकला सर, क्या ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है या कहीं कुछ छूट रहा है जिससे मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मेंस और इंटरव्यूज के बाद? बिल्कुल। मेंस में एक्चुअली रिक्वायरमेंट रहता है कि आप थोड़े स्पेसिफिक आंसर्स दें। आप जनरल आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो उस स्पेसिफिक चीज़ों को मेमोराइज करना, आंसर में आउटपुट लाना, उसकी प्रैक्टिस निरंतर करें और अपने आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करें, तो उससे मेरा रिजल्ट है। 2018 बैच अलॉट हुआ सर, 2017 में आपने यूपीएससी क्लियर किया सर, पहला एक्सप्रेशन क्या था पिता का? क्योंकि पिता को सबसे ज्यादा विश्वास था कह लीजिए, या सबसे ज्यादा सोच उन्हीं की थी कि उनका बेटा जो है यूपीएससी सेलेक्ट हो सर। काफ़ी खुश थे वो, और उनको भरोसा तो हमेशा से था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे में कैपेबिलिटी है। तो फाइनली जब रिजल्ट आया तो काफ़ी हैप्पी थे वो। कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस सर जो शेयर करना चाहें आप? कॉलेज लाइफ में मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं काफ़ी अच्छे से, वहाँ पे एक टीम स्पिरिट हो जाता है, पढ़ाई करना, तैयारी करना, कुछ भी। कई बार आप फैमिली से दूर रहते हैं, आप इमोशनल सपोर्ट भी आपको अपने फ्रेंड्स से मिलता है, तो एक सीखने वाली बात होती है। कॉलेज में आप अपने फैमिली से अलग रह के और बाकी लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करके आप भी ग्रो करते हो। सिलेक्शन हुआ सर, उसके बाद एनपीए जब गए, कार्डर एलोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, क्योंकि जो भी सेलेक्ट होता है वो चाहता है कि होम कार्डर उससे मिले सर।
छत्तीसगढ़ आपको मिला, कैसा लगा जब पहली बार पता चला कि छत्तीसगढ़ में आगे की सर्विस करनी है? काफ़ी सही लगा मेरे को, क्योंकि ये मेरा जो होम स्टेट है बिहार, उससे काफ़ी करीब है। और उस टाइम हम स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ हमें पता भी नहीं रहता है कैडर के बारे में कि किस कैडर में क्या है, क्या सर्विस है। तो ओवरऑल हम रेडी तो रहते हैं हर जगह सर्व करने के लिए, बट हिंदी स्पीकिंग हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी मैच करता है, तो कोई ऐसे ये चीज़ काफ़ी फेवरेबल था, तो एक अच्छा फीलिंग ही था। अधिकतर अब तो यूथ की मैं बात करूं 99% लोग लव मैरिज पे ध्यान देते हैं, अरेंज मैरिज का कुछ खास कारण से? ऐसा कोई खास कारण नहीं था। टाइम था तो अपने को उस टाइम पे शादी करनी है, और अरेंज पेरेंट्स के विल से। उसमें भी वही बात आ गई थी, माँ बाप का गुड बॉय, तो मम्मी पापा की मर्जी से ही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम वही ऑप्शन थे तो वही करना था। छत्तीसगढ़ आए सर, उस समय बहुत अलग अलग जगहों पर आपने काम शुरू किया सर। रायगढ़ बहुत अलग तरह का जिला, अंबिकापुर बिल्कुल अलग तरह का जिला, नारायणपुर एकदम अलग तरह का जिला, बहुत भिन्नताएं हैं सर। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने सर्व किया, सबका लोकेशन अलग है। छत्तीसगढ़ का एरिया आप देखें काफ़ी वाइड है, काफ़ी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल उसका स्प्रेड काफ़ी है। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, रायगढ़ और अंबिकापुर, बिल्कुल नॉर्थ में पड़ते हैं। वहाँ पे अलग ही पॉपुलेशन है, अलग उनके इश्यूज हैं। एक इंडस्ट्रियल टाउन है, एक अंबिकापुर जहाँ पे जो यूपी के नेबरिंग स्टेट्स हैं, और नारायणपुर जो कि गढ़चिरौली और एक नक्सल अफेक्टेड बेल्ट है। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो जैसा सोसाइटी होता है और उसके हिसाब से उन अलग इश्यूज आते हैं, तो आपको पुलिसिंग भी उसके हिसाब से अपना चेंज करना रहता है। तो वहाँ पे रायगढ़ में काफ़ी सारे क्राइम्स जो कि अपना इंडस्ट्रियल बेल्ट से रिलेटेड होते हैं, बट यहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हमको अपना पूरा फोकस अपना एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगाना होता है। नारायणपुर में आप एडिशनल भी रहे सर, नारायणपुर के अभी आप पुलिस अधीक्षक हैं। नारायणपुर में वो घटना अक्सर याद आती होगी सब, सदानंद साहब थे, अटैक हुआ था, और उस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। धर्मांतरण का वो मामला था, उस समय आप एडिशनल थे यहाँ पर। क्या चीजें बदली हैं पहले से भी? बिल्कुल, काफ़ी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। अभी की सिचुएशन में हम कोई भी इशू होता है तो हम प्रॉम्प्टली उस पर रिएक्ट करते हैं, और जो भी लीगल एक्शन है वो हम प्रॉम्प्टली करते हैं। नारायणपुर बहुत अलग तरह का इलाका है सर। नारायणपुर के बारे में कहा जाता है कि अबुझमाड़, जिसको कोई आज तक बूझ नहीं पाया, अबुझ है आज भी वो। आज भी ओरछा के आगे ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ही जगह पर हम आ गए हैं, हमारे स्टेट का वो कोना है ही नहीं। हालांकि सोनपुर तक कैंप बना है, शायद उसके आगे भी बन रहा है। अभी भी वो इलाका विकास की मुख्य धारा से बहुत अलग है। आदिवासी बहुत सरल है सर, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर है। किस तरह की प्राथमिकता रहती है सर पुलिसिंग में उस इलाकों में, खासतौर से जो नक्सल इफेक्टेड सबसे ज्यादा? बेसिक हमारा अभी 3 डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। एक तो हमारा नक्सल ऑपरेशंस चलता ही है, साथ में हम कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हों। रोड्स एक्सेस, जैसे आप बता रहे हैं बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल हैं, तो रोड्स का, मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस बढ़े, उसके लिए हम सिक्योरिटी देते हैं ताकि एजेंसीज काम कर सकें। और तीसरा हमारा रहता है जनता से कनेक्ट करना, जिसके लिए हम हमेशा कम्युनिटी पुलिसिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे रिसेंट हमने फुटबॉल एक्टिविटीज़ कराई थी, काफ़ी सारे करीब 110 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी सारे यूथ हमसे जुड़े इसी बहाने। तो उन एक पुलिस का भी एक अच्छा इमेज उससे क्रिएट हुआ, और हम भी अपने गांव के जितने भी यूथ हैं उनसे जुड़ पाए। कितना चैलेंज है सर नारायणपुर में, क्योंकि आज भी एक्टिव यहाँ बहुत ज्यादा ऑपरेशन तो नहीं होते सर, लेकिन फिर भी जो बड़े नक्सलियों उनका कोर एरिया माना जाता है नारायणपुर आज भी सर। एक्चुअली नक्सल की इंसिडेंट्स हमेशा अभी इधर देखें तो हम काफ़ी कम हुए हैं, बट एक आईईडी का थ्रेट जो रहता है हमेशा एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होता है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने ऑपरेशंस हैं, हम जो एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें इस आईडी एंटी जो हमारे बीडीएस टीम्स हैं उनका ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से हो, और आईडी से हम अच्छे से डील कर पाएँ, और उसके बाद हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें। पुष्कर शर्मा जी सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव रहते हैं, हालांकि अकाउंट बने हैं फेसबुक और बाकी चीजों में, लेकिन खुद पोस्ट नहीं करते। सोशल मीडिया से दूरी का कुछ कारण से? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट मैं प्रेजेंट रहता हूँ सोशल मीडिया पे, एक्टिव हूँ। कुछ पोस्ट नहीं आती लेकिन सर, ऐसा सुना है मैंने। ऐसा कुछ पोस्ट करने का कुछ ओकेजन होता है तो जरूर आती है। दूरियां क्यों हैं सोशल मीडिया से सर? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे बात हुई मीडिया से भी बहुत दूर रहते हैं पुष्कर जी, ऐसा क्या कारण है सर?
नहीं, एक्चुअली जब भी मीडिया से हमारा रिलेशन हमेशा बना रहता है, और जब भी कोई भी इश्यूज होते हैं जो हमको उनसे डिस्कस करने हैं, तो हम राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहता है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो उनसे शेयर करते हैं टाइम पे। हर किसी के जीवन का कोई ना कोई शौक होता है सर, कोई शौक रहा आपके जीवन में भी? इनिशियली तो मेरा शौक पढ़ाई ही था और अभी अपने काम में ही बिजी रहता हूँ। कोई किताबें पढ़ना, कोई गाना गाना, कुछ और ऐसा अदर एक्टिविटी कोई जीवन में कभी रही? गाने सुनता हूँ मैं। गाते नहीं? कम गाता हूँ। गाते हैं लेकिन कभी कभार। इसके अलावा सर अगर मैं नारायणपुर की बात करूं तो सर नारायणपुर अभी इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज होगा सर, क्योंकि मैंने सुना है कि नारायणपुर का ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर वोटर्स तो बहुत है लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है सर। भानपुरी में वोटर्स कम है लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए कुछ प्लान ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सर जब तक यहाँ का आदमी, यहाँ का आदिवासी वोट नहीं करेगा, जब तक शायद एक्चुअल स्थिति में नारायणपुर वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां नारायणपुर को पहुंचना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम मिलकर कई बार स्वीप एक्टिविटीज़ किए हैं, बाइक रैलीज किए हैं, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने काफ़ी सारे किए हैं, और एक सुरक्षा का माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, फेयरलेस और फेयर वोटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। कुछ कहना चाहेंगे नारायणपुर की जनता के लिए सर? नारायणपुर की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पुलिस पे विश्वास रखें और बढ़ चढ़कर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में सहयोग करें और हम पे भरोसा रखें, और कभी भी कोई इश्यूज हो तो हमसे कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आईपीएस पुष्कर शर्मा जी को, 2018 बैच के आईपीएस हैं। लाइफ में फंडा एकदम क्लियर है, पढ़ाई में शुरू से ध्यान दिया है, गाना सुनते हैं लेकिन सुनाते नहीं है। कुल मिलाकर चाहते हैं कि नारायणपुर डेवलपमेंट में आगे बढ़े। नक्सल एक्टिविटी बहुत कम हो गई जैसा कि कहना है, और छोटी छोटी चीजों पर अगर प्रशासन तुरंत रिएक्ट करेगा तो जो बड़ी घटनाएं हो निश्चित तौर पर उसे समय के पहले ही रोका जा सकता है। तो अफसरनामे में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।